नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने राइस पढ़ा था। राइस कंप्लीट हो गया है और देखिए पहले भी कुछ क्लासें हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से अपडेट कर दी गई, उसमें सब क्लासेस सीक्वेंस से रख दी गई हैं। तो जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा 1 नंबर क्लास से अब तक जितनी क्लासें हुई हैं वहाँ तक सब देखिएगा। सब अच्छी क्लासें हैं और जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा फिर से हम लोग शुरू से आखिरी तक फिर से रिवीजन करवा देंगे। तो जो पहले क्लासें हो चुकी हैं और जब ये हो रही हैं सब उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। तो आज सीरियल क्रॉप में कुछ क्रॉपें हो गई थी, उसी में आज हम लोग एक नई फसल, कल पैडी कंप्लीट हो गया तो आज हम लोग ज्वार चालू करेंगे। सोरघम आज चालू करेंगे हम लोग। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोरघम बाई कॉलर। सोरघम का बॉटनिकल नेम सोरघम बाई कलर होता है। फैमिली सोरघम भी ग्रेमिनी कुल का है। ग्रेमिनी, इसका पुराना नाम पोएसी है। ठीक, इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। सोरघम का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम 2n20 होता है, 20। ठीक, देखिए सोरघम को ज्वार के नाम से जाना जाता है। सोरघम ये सीरियल क्रॉप ग्रेमिनी कुल का पौधा तो है। इसका उपयोग एक तो अनाज के लिए किया जाता है और चारे के लिए भी किया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम सोरघम बाई कलर होता है। ये ग्रेमिनी कुल का पौधा, इसका पुराना नाम पोएसी होता है। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। सोरघम का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। गुणसूत्र की संख्या सोरघम में 20 होती है। आगे इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम जो होता है, सोरघम का पुष्पक्रम क्या होता है? पेनिकल। पेनिकल, अगर ऑप्शन में पेनिकल और ओपन पेनिकल है तो ओपन पेनिकल ज्यादा सुटेबल है। पेनिकल आप लोगों ने पिछली भी क्लास में पढ़ा होगा। एक क्रॉप का और होता है, किसका? राइस का। धान का भी पुष्पक्रम पेनिकल होता है। फ्रूट टाइप क्या होता है? फल का प्रकार। फल का प्रकार सोरघम में फल का प्रकार जो होता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस प्रकार होता है। ठीक, सोरघम में प्रोटीन
कितना प्रोटीन पाया जाता है? 10.4, 10.4% प्रोटीन सोरघम में पाया जाता है। इसके प्रोटीन में कौन कौन से तत्व हैं? इसमें लाइसिन की कमी होती है। ल्यूसिन की अधिकता होती है एवं लाइसिन की कमी होती है। लाइसिन की कमी होती है। ये जो ल्यूसिन की अधिकता होती है, इससे क्या होता है, मनुष्यों में अगर अधिक मात्रा में सोरगम खाने से क्या होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। किसका कारण है ल्यूसिन? पेलाग्रा। पेलाग्रा डिजीज होता है ल्यूसिन से। जो इसमें ल्यूसिन की अधिकता होती है, तो अधिक मात्रा में सोरगम के खाने से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और प्लांट टाइप जो होता है C4 प्लांट होता है। सोरघम C4 प्लांट का, C4 प्रकार का। और सोरघम की खेती मुख्यतः खरीफ के सीजन में की जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, यहां में रबी में भी सोरघम उगाया जाता है। तो सोरघम C4 है और मुख्य खरीफ की फसल होने के कारण शॉर्ट डे प्लांट है। SDP, ठीक। देखिए इसका पुष्पक्रम सोरघम का क्या होता है, पेनिकल। पेनिकल या ओपन पेनिकल कहते हैं। फल का प्रकार जो होता है सोरघम में कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। सोरघम में प्रोटीन 10.4, 10.4% प्रोटीन सोरघम में पाया जाता है। ल्यूसिन की अधिकता होती है और लाइसिन की कमी होती है। ल्यूसिन की अधिकता होती है इसमें और लाइसिन की कमी होती है। ल्यूसिन के अधिकता के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। सोरघम के अधिक खाने से मनुष्यों में पेलाग्रा रोग होता है। सोरघम कैसा पौधा है? C4 प्रकार का। C4 प्रकार का पौधा होता है और SDP शॉर्ट डे प्लांट है। सोरघम शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक। परागण देखा जाए, परागण तो देखिए ग्रेमनी कुल के जितने भी C3 प्लांट होते हैं, जितने भी ग्रेमनी कुल के C3 प्लांट हैं, चाहे धान हुआ, गेहूं, जौ हुआ, जई हुआ, ये सब ग्रेमनी कुल के C3 प्लांट हैं। इनमें स्वपरागण होता है। और ग्रेमनी कुल के जितने C4 प्लांट होते हैं उसमें परपरागण होता है। तो सोरघम क्या है? C4 है, तो इसमें क्या होगा? परपरागण। इसमें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बहुधा परपरागण। सभी C3 ग्रेमनी कुल के स्वपरागण और सभी ग्रेमनी कुल के C4 परपरागण।
सोरघम को और किस अन्य नामों से जाना जाता है? सोरघम को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। मोटे अनाजों का राजा। और भी एक नाम से जाना जाता है, कैमल क्रॉप। एवं कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक। सोरघम में जो जीन होता है, यह नर मध्य लाइन क्या होती है? काफिर सिष्टि। सोरघम की नरबंध्य लाइन जो है काफिर सिष्टि। काफिर 60 परीक्षा में पूछा जाता है, काफिर 60 किस फसल से संबंधित है? तो सोरघम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काफिर 60। सोरघम में एक टॉक्सिस कंपाउंड पाया जाता है, विषैला पदार्थ जो होता है, क्या होता है? सोरघम में HCN। HCN। HCN का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए? HCN और इसको प्रूसिक। प्रूसिक। प्रूसिक और धुरिन। ठीक। सोरघम में HCN उसी को प्रूसिक कहते हैं, उसी को धुरिन कहते हैं। नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। विषैला पदार्थ पाया जाता है। ठीक। देखिए, पॉलिनेशन परागण कैसा होता है? पर परागण। सोरघम बहुधा पर परागित फसल है। सोरघम को मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। मोटे अनाजों का राजा सोरघम को कहा जाता है। ठीक। और इसको कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। सोरघम को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। और नर मध्य लाइन जो होती है काफिर सिष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काफिर सिष्टि। काफिर सिष्टि जो है नर मध्य लाइन है। सोरघम में HCN, प्रूसिक या धुरिन, ये तीनों तीन चीजें नहीं है, तीनों एक ही चीजें हैं। इसको HCN को प्रूसिक नाम से भी जानते हैं, धुरिन के नाम से जानते हैं, और HCN के नाम से जाना जाता है। ठीक। आगे आगे है, देखिए, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए HCN का निर्माण कहां होता है, पौधे में ज्वार में HCN का निर्माण कहां होता है? तो कहां होता है? HCN का निर्माण जो होता है जड़ में होता है। जड़ों में निर्माण होता है, लेकिन सर्वाधिक सांद्रता या संश्लेषण कहां होता है इसका? ये पत्तियों में पाया जाता है।
सोरगम के जड़ों में HCN का निर्माण होता है। HCN का निर्माण होता है, जड़ों में HCN का निर्माण होता है, लेकिन संश्लेषण कहां होता है? संश्लेषण या सर्वाधिक सांद्रता पत्तियों में होती है। ठीक, देखिए ये मान लीजिए सॉयल है, ठीक। ये देखिए सोरगम का पौधा है, मान लीजिए सोरगम का है, ठीक। तो ये HCN का निर्माण यहां होता है, जड़ों में। ठीक, HCN का निर्माण जड़ों में होता है, लेकिन ये जड़ों से पहुंच जाती हैं कहां? जड़ों में ऐसे ऐसे पहुंच जाती हैं पत्तियों में, ठीक, पत्तियों पहुंच जाती हैं। इसीलिए अगर जड़ में रहें तब तो कोई हानिकारक चीज है ही नहीं। ये जब पत्तियों में पहुंच जाती हैं तो चारे के रूप में जब यहां से ये काट कर खिलाया जाता है पशुओं को, तो ये हानिकारक होता है, ठीक। और देखिए ये 30 से 40 दिन तक, लगभग 30 से 40 दिन तक ये यहां पत्तियों में स्टोरेज हो, शुरुआती अवस्था में 40 दिन तक, 30 से 40 दिन तक ये पत्तियों में होती है। और जैसे ही लगभग 45 से 55 दिन बाद इसकी सांद्रता फिर यहां पत्तियों से धीरे धीरे कम होने लगती है। 55 दिन बाद ये पशुओं को चारे के लिए खिलाने लायक हो जाता है। पचपन दिन बाद ये चारे के लिए उपयुक्त हो जाता है, ठीक। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि कितने दिन बाद, तो ये 55 दिन बाद ये खिलाने लायक हो जाता है। और ये शुरुआती 30 से 40 दिन तक ये ज्यादा इसमें सांद्रता होती है। दो सौ ppm 200 ppm से अधिक ppm से अधिक सांद्रता हानिकारक होती है। 200 ppm से अधिक सांद्रता हानिकारक होती है, या 0.5% प्रति 100 ग्राम। प्रति 100 ग्राम से अधिक होने पर
होने पर हानिकारक होती है। ठीक, अगर 200 ppm से अधिक रहेगा तब भी हानिकारक है। अगर परसेंटेज में पूछा गया तो 0.5% प्रति 100 ग्राम से अधिक होने पर तब भी हानिकारक है। ठीक, देखिए सोरघम का संश्लेषण, पहला तो पूछा जाता है HCN का निर्माण किस भाग में होता है, तो जड़ों में होता है HCN का। और संश्लेषण कहां होता है, स्टोरेज कहां होता है, तो पत्तियों में होता है। ठीक, ये शुरुआती अवस्था में लगभग 30 से 40 दिन या 35 से 40 दिन तक ये होता है। और या तो ड्राट कंडीशन में या सूखे की स्थिति में तब भी HCN का अधिक निर्माण होता है। 55 दिन बाद, ठीक, 55 दिन बाद इसकी सांद्रता कम हो जाती है। लगभग शुरुआती 55 दिन बाद इसकी सांद्रता कम हो जाती है, तब ये कुछ उपयोगी हो जाता है, इतना हानिकारक नहीं रहता है। 200 ppm से अधिक या तो 0.5% प्रति 100 ग्राम से अधिक सांद्रता होने पर यह हानिकारक होता है। ठीक, ये जो होता है HCN, इससे क्या हो जाता है, HCN से मृदा भी कमजोर हो जाती है। मृदा में नाइट्रोजन, फसल की कटाई के बाद, जब कटाई हो जाती है, कटाई के बाद उसके जड़ों में जो HCN बचा रहता है तो वो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होता है। उसको विघटन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीव जो मृदा से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करके उसका विघटन करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो अगर देखिए, अगर कोई किसी प्लाट में सोरघम का उत्पादन किया गया है, तो उसके बाद जो अगली फसल उगाएंगे उसमें हम 25% सोरघम के खेत में अगली फसल लेने के लिए, नेक्स्ट जो उसके बाद सोरघम के बाद अगली फसल लेने के लिए क्या करते हैं, अगली फसल लेने के लिए या तो दलहनी फसल उगाते हैं, नहीं तो 25% अधिक, 25% अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे तापमान, जो ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान फसल वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना रखते हैं, 26 से 30, 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। बुआई का समय, सोरघम क्या है, मुख्यतः खरीफ सीजन की फसल है। जब खरीफ सीजन की फसल है तो बुआई जून से जुलाई में करते हैं। ठीक, जब खरीफ सीजन की फसल है तो जून से जुलाई में करते हैं। आगे
बीज दर, कितने सीड रेट की आवश्यकता होती है? देखिए सोरगम या चारे के लिए भी उगाया जाता है और दाने के लिए भी उगाया जाता है। दाने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दाने के लिए आवश्यकता होती है। और चारे के लिए कितना? 30 से 40 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। देखिए सोरगम के बाद अगली फसल जब उगाई जाती है, या तो दलहनी फसल उगाई जाए, नहीं तो 25% अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर पूछा जाए सोरगम के बाद नेक्स्ट क्रॉप उगाने के लिए कितनी प्रतिशत अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो 25%। ठीक। फसल वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। बुआई का समय जून से जुलाई है। बीज दर ध्यान दीजिएगा, दाने के लिए अगर पूछा जाए तो 10 से 15 किलोग्राम और चारे के लिए 30 से 40 किलोग्राम। दाने के लिए 10 से 15, चारे के लिए 30 से 40। ठीक। आगे इसका प्लांट पॉपुलेशन जो होता है, कितना पौधा 1.5 लाख से 1,50,000 से 1,75,000 पौधा प्लांट पर हेक्टेयर। कितना पौधा? लगभग 1,50,000 से 1,75,000। ठीक। 1,75,000 तक। स्पेसिंग जो रखते हैं, स्पेसिंग कितना रखते हैं? 45 इंटू 12 से 15 सेंटीमीटर। 45 इंटू 12 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं स्पेसिंग। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर। ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्वार की प्रथम संकर किस्म तो कौन है? CSH1। CSH1 जो है ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। कौन है प्रथम संकर किस्म? CSH1। कब खोजी गई थी या इसका विकास कब हुआ था? 1964 में। ये तो ज्वार की है। अगर सबसे पहले प्रथम संकर किस्म अगर पूछा जाए तो किस फसल में खोजी गई थी? प्रथम संकर किस्म जो थी मक्का में खोजी गई थी। वो भी कौन? उसका नाम क्या था? गंगावन जो है वो प्रथम संकर किस्म है। उसके बाद CSH1 ये ज्वार की है, और बाजरा की HB1 ये 1964 में, और HB1 जो है 1965 में। ठीक। और उसके बाद H4 किसकी है? कपास की। H4 जो है 1970 में खोजी गई थी। ठीक। अगली है, एक है CSV17। ये जो क्या है?
सर्वाधिक सूखा सहनशील करने वाली फसल वैरायटी है? सर्वाधिक सूखा करने वाली किस्म। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली किस्म कौन है? CSV17। और इसके अंदर एक क्वालिटी और है, ये जो है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज और पत्ती झुलसा, एंथ्रेक्नोज, पत्ती झुलसा व अंगमारी रोग के प्रति सहनशील है। अंगमारी रोग के प्रति सहनशील। ठीक, ये जो है एंथ्रेक्नोज, पत्ती झुलसा और अंगमारी रोग के प्रति सहनशील है, लेकिन संवेदनशील भी है। किसके प्रति? लेकिन तना मक्खी और तना छेदक के प्रति संवेदनशील। ठीक, CSV देखिए, शुरू से देखिए। प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है? 1.5 लाख से 1,50,000 से 1,75,000 पौधा प्रति हेक्टेयर में। स्पेसिंग कितने रखते हैं? 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 12 से 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी। इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है प्रथम संकर किस्म ज्वार की CSH1 है। CSH1 है, ये 1964 में विकसित की गई, 1964 में विकसित की गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो है CSV17, ये सर्वाधिक सूखा सहनशील करने वाली किस्म है, सर्वाधिक सूखा सहनशील करने वाली किस्म है। और एंथ्रेक्नोज, पत्ती झुलसा व अंगमारी रोग के प्रति सहनशील है, लेकिन तना मक्खी और तना छेदक के प्रति सहनशील नहीं है, इसके प्रति संवेदनशील है। ठीक, आगे और अन्य किस्में हैं। एक तो होता है स्ट्राइगा, स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म। स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म, स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म है जो कौन है? BC9 जो है स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म है। आप लोग जानते हैं कि ज्वार में जो होता है आंशिक जड़ परजीवी, आंशिक जड़ परजीवी जो होता है स्ट्राइगा होता है। स्ट्राइगा क्या है? आंशिक जड़ परजीवी है। और इससे प्रतिरोधी किस्म BC9 है। BC9 जो स्ट्राइगा के प्रति प्रतिरोधी है। स्ट्राइगा जो होता है और किन किन फसलों का परजीवी पौधा है? देखिए, ज्वार का है, मक्का का है और इसके बाद सूरजमुखी भी है। आगे एक से अधिक
एक से अधिक कटाई के लिए, एक से अधिक कटाई के लिए, एक से अधिक कटाई के लिए कौन सा? एमपी चरी 1, एमपी चरी 1, एमपी चरी 1 जो होता है एक से अधिक कटाई के लिए उपयोगी होती है। और एक से अधिक, दो या दो से अधिक बहु कटाई के लिए, बहु कटाई के लिए उपयुक्त एक तो मीठी सूडान, मीठी सूडान, और दूसरा मालनडी, मालनडी भी है, ये बहु कटाई के लिए उपयुक्त किस्म है। आगे कौन कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं? तो एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक हैं। ज्वार में कौन कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। एनपी की कितनी आवश्यकता होती है? कितना? 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास, 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। स्ट्राइका प्रतिरोधी BC9 है, एक से अधिक कटाई के लिए एमपी चरी 1 है, और बहु कटाई के लिए क्या है? मीठी सूडान या मालनडी है। और एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम जो है ये जैव उर्वरक हैं सोरघम के लिए। एनपीके कितने की आवश्यकता होती है? 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? देखिए, ज्वार में पेनिकल निकलने से पहले, पेनिकल निकलने से पहले की अवस्था जो होती है क्रिटिकल स्टेज होता है सिंचाई के लिए। बिफोर पेनिकल इनिशिएशन, पेनिकल निकलने से पहले, पेनिकल निकलने से पहले की अवस्था, पेनिकल निकलने से पहले की अवस्था पहले की अवस्था सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था होती है। सिंचाई के लिए क्रांतिक, ठीक, पेनिकल निकलने से पहले की अवस्था जो होती है सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था होती है। उपज, उपज जो होता है एक संकर किस्मों में, किस्म में कितना? 30 से 35
30 से 35 या तो 35 से 40 कर लीजिए इसको, 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना, इतना दाना प्राप्त होता है। और 80 से 100 प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त होता है? सूखी कड़वी, सूखी कड़वी जो प्राप्त होती है 80 से 100 कुंटल, और दाना 35 से 40 कुंटल। और देसी किस्मों में देसी किस्म में 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना, इतना तो प्राप्त होता है। तो ज्वार जो है दाने और चारे के लिए दोनों उगाई जाती है, चारा कितना प्राप्त होता है? चारा 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। चारा कितना प्राप्त होता है? 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। देखिए सिंचाई की क्रांति का अवस्था क्या होती है? पेनिकल निकलने से पहले की अवस्था सिंचाई की क्रांति का अवस्था है। संकर किस्म में 35 से 40 कुंटल दाना और 80 से 100 कुंटल सूखी कड़वी प्राप्त होती है। देसी किस्म में 10 से 15 कुंटल दाना प्राप्त होता है। चारा कितना? 300 से 400 कुंटल, 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर चारा प्राप्त होता है। ठीक, आगे है प्रमुख कीट। प्रमुख कीट, तो कौन सा प्रमुख कीट है? तना मक्खी। पहला तो है तना मक्खी, तना मक्खी। एथेरिगोना सोकाटा। इसका जूलॉजिकल नेम है जो तना मक्खी है, एथेरिगोना सोकाटा। एथेरिगोना सुकाटा, ये जो है तना मक्खी होते हैं। इसकी मैगट अवस्था जो है हानिकारक होती है, मैगट। ठीक, ये शुरुआती अवस्था में, शुरुआती जर्मिनेशन से लगभग 28 से 30 दिन पहले ये हानिकारक होती है। शुरुआती लगभग 28 दिन तक हानिकारक। ठीक, ये शुरुआती 28 दिन तक जब पौधा कोमल रहता है तो इसकी मैगट अवस्था जो है ये उसमें डेड हार्ट पैदा करती है। दूसरा तना छेदक। तना छेदक जो होता है चिलोपार्टुलस, तना छेदक कीट जो होता है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? चिलोपार्टेलस। चिलोपार्टेलस जो होता है वो तना छेदक। अगला है ज्वार का मिज रोग, मिज कीट जो होता है।
ज्वार का मिज। कॉन्टारिनिया सोग्रिकोला, ये जो होता है ज्वार का मिज होता है। और इसके पहले हम लोग धान में क्या पढ़े थे, गाल मिज, और इसमें क्या है, मिज है। ठीक, ये तो इतने इसका प्रमुख कीट जो थे यही हैं। इसके बाद प्रमुख रोग देख लेते हैं। प्रमुख कीट में एक तो तना मक्खी है, और ये मैगट अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। दूसरा तना छेदक, तना छेदक है। इसके बाद ज्वार का मिज है। आगे है प्रमुख रोग। प्रमुख रोग इसमें एक तो है अर्गट। अर्गट, देखिए अर्गट जो है, अर्गट में मुख्यतः किसका रोग है, अर्गट मुख्यतः बाजरे का है, लेकिन ये ज्वार में भी होता है। अर्गट ये मुख्यतः किसका है, मुख्यतः बाजरे का, लेकिन ज्वार में भी होता है। अर्गट मुख्यतः बाजरे का है, लेकिन ज्वार में भी होता है। क्लाइवीसेप्स सोरघाई, क्लाइवीसेप्स सोरघाई कवक के कारण होता है। क्लाइवीसेप्स सोरघाई जो होता है ये फंगस, इसी फंगस के कारण होता है। इसका लक्षण क्या होता है, पेनिकल से लसलसा मधु जैसी लसलसा मधु जैसी द्रव का स्राव होता है। निकलता है, लसलसा द्रव निकलता है। ठीक, ये और इसमें कौन कौन से टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं अर्गट में, जो ये निकलता है लसलसा मधु जैसा द्रव, इसमें तो होता है आर्गेटिन, आर्गेटिन होता है, और आर्गोटॉक्सिन, आर्गोटॉक्सिन, आर्गेटिन एवं आर्गोटॉक्सिन होता है अर्गट में, जो स्राव निकलता है उसमें। और इससे इन्फेक्टेड, अर्गट से इन्फेक्टेड जो दाना होता है, इसको अगर पशु खा लेता है तो क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में अर्गट से इन्फेक्टेड ग्रैन को खिलाने से पशु में गर्भपात जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये आर्गेटिन जो होता है और आर्गोटॉक्सिन, इससे गर्भपात जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है अधिक मात्रा में खिलाने से इन्फेक्टेड ग्रैन को। दूसरा तो है ग्रेन स्मेट। ग्रेन स्मट, ग्रेन स्मट जो होता है स्फय स्फायसिलिका सोरघाई,
देखिए ये ग्रैंड स्मट जो होता है इस फैसिलोथिका सोरघाई के कारण होता है। ये भी क्या है, ये भी एक फंगस है, ये भी एक फंगस है। तो इसमें क्या होता है, स्मट, स्मट में होता है, जिससे गेहूं में स्मट होता है, इसमें भी स्मट है। स्मट में क्या होता है, दानों की जगह ब्लैक पाउडर, काला चूर्ण भर जाता है, ब्लैक पाउडर भर जाता है दानों की जगह। और इसके कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 ग्राम थायरम, 4 ग्राम थीरम, 4 ग्राम थायरम प्रति केजी सीड, प्रति केजी सीड से सीड ट्रीटमेंट करते हैं स्मट के लिए। ठीक, एक तो अर्गट है, दूसरा ग्राइन स्मट है। ठीक, इसी के साथ ज्वार कंप्लीट हुआ। ज्वार में इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्वार के थे सब करा दिए गए हैं। और हम लोग अब कल, आज तो ज्वार पूरा हो गया, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बाजरा से। बाजरा के साथ ही अपनी ये अनाज वाली जो फसलें हैं ये सब कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, इसके पहले जैसे मक्का, गेहूं, ये सब पहले ही करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में सब उपलब्ध हैं। जो बाकी थी वो कराई जा रही हैं। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर से शुरू से रिवीजन कराया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक।